हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे। और आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, राइट। एंड दिस इज़ लेक्चर 19 ऑफ द सीरीज़, जहाँ पे हम रोज़ करंट अफेयर्स के 5 एमसीक्यूज एंड स्टैटिक टॉपिक के 5 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, है ना। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज़ अबाउट द सीसैट कोर्स। सीसैट का कोर्स लॉन्च हो रहा है फ्रॉम 1 मार्च एंड इट इज़ रनिंग एट 70% ऑफ। इसका ओरिजिनल कॉस्ट 7,999 है एंड वी आर रनिंग इट एट 2,399। एंड इसके साथ साथ आपको सी सैट विद PYQ उसका कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, दैट इज़ वर्थ ₹499। सो कोर्स का जो शेड्यूल है दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस लिंक, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है। यू कैन वॉच द डेमो लेक्चर्स जो कि हमने लास्ट ईयर कोर्स लॉन्च किया था PYQs का, एंड यू विल बी गिवन अ फुल रिफंड इफ़ यू डोंट लाइक द कोर्स एंड इफ़ यू थिंक it has not added value to the your preparations. And you can register for the course by going on www.thelehmanway.com/paid courses. वहाँ पे आप पेड कोर्सेज में सेक्शन में जाओगे तो यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स फ्रॉम देयर बाय क्लिकिंग ऑन द बाय नाउ ऑप्शन, राइट। एंड जो लास्ट ईयर, इसके बाद इसमें हम कवर क्या करने वाले हैं, इसमें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, लीनियर अरेंजमेंट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, आपको ट्रिक्स सिखाएंगे कैसे आप कर सकते हो क्वेश्चंस जल्दी से, कॉम्प्रिहेंशन, सोचना कैसे है एग्जाम में, प्रैक्टिस हम शीट्स देंगे एंड वील सॉल्व 500+ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द PYQs, है ना। तो बहुत ही एनरिचिंग कोर्स होने वाला है। जो स्ट्रगल करते हैं सी सैट से, आई एम श्योर आफ्टर यू डू दिस कोर्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसमें हम एनिमेशंस के थ्रू पढ़ाएंगे आपको सी सैट, सो बहुत ही फ़न रहने वाला है, साथ ही साथ बहुत ही एनरिचिंग भी रहने वाला है। सो प्लीज़ रजिस्टर फॉर द कोर्स। एंड जो लास्ट ईयर के बच्चे थे उनका टेस्टिमोनियल लेट मी शो यू। जो ये मनासा स्टूडेंट थी, इन्होंने 57 क्वेश्चंस में से 54 राइट किए आफ्टर लर्निंग आवर कोर्स। आस्था डेड 50 क्वेश्चंस एंड नंदिता, जिनके लिए परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन उनको बहुत टफ लगता था इस कोर्स के बाद, शी इज़ नाउ लविंग द कोर्स, शी इज़ नाउ लविंग द टॉपिक एज वेल। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिला था लास्ट ईयर वाले कोर्स से, उसको हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है इस बार। एंड पिछला वाला सिर्फ PYQs के बारे में था, इस बार जो है इट इज़ ऑल अबाउट, हम एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो गो बैक एंड चेक इफ़ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द कोर्स। चलिए आज का लेक्चर आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज हम स्टैटिक टॉपिक में ज्योग्राफी देखेंगे, है ना। तो दिस इज़ लेक्चर 20, शायद पहले मैंने 19 बोलती था, बट दिस इज़ लेक्चर 20, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन इट्स अबाउट इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, ठीक है। तो क्या बोल रही है, इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज समटाइम्स सीन इन न्यूज़। तो जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज होते हैं, मतलब बजट के जो बाहर से आते हैं ना, कुछ तो बजट में होते हैं रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंडिचर, और जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आता है, जहाँ गवर्नमेंट को पैसा जाता है, तो बजट में वो सब रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बजट के बाहर होते हैं, है ना। वो कौन से इनमें से कौन से में से है, ठीक है। तो पहला क्या है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट थ्रू फॉरेक्स रिजर्व्स। क्या ये हो सकता है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट थ्रू फॉरेक्स रिजर्व, मतलब फॉरेन जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं RBI के पास, उससे हम डेफिसिट को मोनेटाइज कर रहे हैं, मतलब फिजिकल डेफिसिट को हम उससे रिड्यूस कर रहे हैं ना। तो ये तो नहीं है ना, दिस इज नॉट करेक्ट। दूसरा क्या है, रिसोर्सेज रेज्ड बाय PSUs थ्रू लोन्स एंड इक्विटी। सो एक्चुअली यही होता है, जो PSUs जो होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 50% से ऊपर होता है, वो जो पैसा रेज़ करती हैं उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, क्योंकि इसको बजट में काउंट नहीं किया जाता है ना। दीज आर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, है ना। तो ये जो PSUs रेज़ करती हैं पैसा थ्रू लोन्स एंड इक्विटी, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B, है ना। बासल 3 कैपिटलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ये गलत है। फाइनेंसिंग रिसीव फ्रॉम IFSC मसाला बॉन्ड्स, ये भी बेकार है, ये भी ऐसे कुछ भी नहीं है ना। तो आंसर क्या है, आंसर है B। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अगली बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमको बताना है कौन सी सही है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज एन इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय IMF, है ना। तो IMF तो क्रिएट करता है, ठीक है, सही होना चाहिए, पर और भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द SDR इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट। अच्छा, तो क्या ये सही है, सप्लाई कैसे डिटरमाइन होती है IMF की वैल्यू, एक बास्केट होती है करेंसीज़ की, है ना, जैसे जिसमें 5 करेंसीज़ होती हैं, जापानीज़ की येन होती है ना, चाइना की रेनबी होती है,
ब्रिटिश की पाउंड स्टर्लिंग होती है ना, यूएसए की डॉलर होता है ना, और जर्मनी का यूरो होता है ना, यूरोप का यूरो होता है। तो इन करेंसीज़ को वेटेज दिया जाता है, उसके बेसिस पे एसडीआर कैलकुलेट होता है, सप्लाई एंड डिमांड पे कैलकुलेट नहीं होता है। तो बी तो गलत हो गया, 2 गलत हो गया, सॉरी। एक्चुअली ये 1 2 3 है, इसको आप 1 2 और 3 लिख लेना, है ना। तो 2 तो गलत हो गया, 2 गलत कर देते हैं, 2 गलत हो गया। अब 1 तो सही है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इट कैन बी हेल्ड एंड यूज बाय मेंबर कंट्रीज, प्राइवेट एंटिटीज़ और इंडिविजुअल्स। हमने क्या देखा था भाई, एस डी आर, IMF लोन किसको देता है एस डी आर में। IMF जो एस डी आर देता है वो किसको देता है, अपनी मेंबर कंट्रीज़ को सिर्फ देता है और किसी को नहीं देता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं देता है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्या हो जाएगा आंसर, सी, है ना। आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम लोकेटेड इन, कहाँ पर है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर है, ये है ना ऑस्ट्रेलिया अपना, कहाँ पर है, इधर कहीं है ना, इधर इधर ये पूरा रीफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या आता है, क्या नाम है इस जगह का, क्वींसलैंड, है ना। क्वींसलैंड के ऑफ कोस्ट पर है ना, किम्बरले प्लेट्यू नहीं है, ऑफ कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, है ना, यही है आंसर। यहाँ पे है ना इस साइड। और तीसरा क्या बोल रहा है, तिमोर सी इन सदर्न ऑस्ट्रेलिया, बेकार, गलत है। सोलोमन आइलैंड्स में भी नहीं है, सोलोमन आइलैंड्स इधर हैं, बट सोलोमन आइलैंड्स में नहीं है ये, है ना, इधर कहीं है सोलोमन आइलैंड्स, बट सोलोमन आइलैंड्स में नहीं है ये, है ना। क्या हो जाएगा आंसर, बी। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया फिशिंग कैट्स आर मेनली फाउंड इन, फिशिंग कैट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, है ना। फिशिंग कैट्स कहाँ कहाँ मिलती हैं, वेस्टर्न घाट्स में मिलती हैं, येस मिलती हैं। फिशिंग कैट है तो कहाँ मिलेगी, जहाँ जहाँ पानी होगा थोड़ा, और उसको फिश कैच करने के लिए जहाँ पानी होगा तो पानी में फ़िश होंगी, है ना, तभी वो खा पाएगी उसको। तो वेस्टर्न घाट्स में होती हैं, येस, वेस्टर्न घाट्स में पानी है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो मैंग्रोव्स होते हैं वहाँ भी पानी होता है, येस, वहाँ पे भी होगा। फिटल्स ऑफ हिमालयाज, वहाँ पे भी रिवर्स बहती हैं, तो वहाँ पे भी होती हैं। ए बी सी सब है इसका आंसर। क्या हो जाएगा, डी, है ना, सारी जगह पे मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्पोल कन्वेंशन समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, तो मार्पोल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, मार्पोल किसका, क्या मार्पोल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, मार प्लस पोल, मार कहाँ से आया है, मरीन से आया है ना, मार कहाँ से आया, मरीन से आया, और पोल कहाँ से आया, पॉल्यूशन से आया है ना। तो ये मरीन पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए, मरीन पॉल्यूशन कौन करेगा, जो शिप्स जा रही होंगी वहाँ पे वो करेंगी, है ना। तो जो शिप्स पॉल्यूशन करती हैं उसको रोकने के लिए है ना। कहीं है ऐसा ऑप्शन, देखो, सेफ्टी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एयर स्पेस नहीं, कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज नहीं, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, यस, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, करेक्ट। अब ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है, यहाँ पे ग्लेशियर दिया है, यहाँ पे रिवर दिया है ना। ये ग्लेशियर का नाम है बंदरपूंछ, रिवर है यमुना, है ना। ये जो सारा है ना, ये हमने अपने मैप्स के कोर्स में कवर किया हुआ है। मैप्स का जो पेड कोर्स है उसमें आपको ये सारे सब मिल जाएगा, ग्लेशियर, कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सारा, है ना। तो उसको अगर पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। पहला क्या बोल रहा है, बंदरपूंछ जो है कहाँ से यमुना ओरिजिनेट होती है, ये सही है, बहुत ही फेमस रिवर है यमुना, है ना, बंदरपूंछ से ओरिजिनेट होती है। दूसरा, चेनाब कहाँ से होती है, 12 शिगरी से होती है, ये भी सही है, चेनाब 12 शिगरी से होती है। मंदाकिनी कहाँ से होती है, मिलाम ग्लेशियर से होती है, नहीं, मंदाकिनी कहाँ से होती है, शोराबारी ग्लेशियर से, है ना, शोराबारी ग्लेशियर से होती है, ठीक है। तो ये गलत है, मंदाकिनी जो है वो शोराबारी ग्लेशियर से होती है, थर्ड इज़ रॉन्ग, थर्ड गलत कर देते हैं एक बार। ये चला गया, ये चला गया, अच्छा ये चला गया, ये चला गया। अब 1 तो सही है, हमको पता है बंदरपूंछ, तो क्या आंसर हो गया, ए हो गया, है ना। सियाचिन से नुब्रा, यस, ये सही है ना। मानस जेमू, विजय नहीं, मानस जेमू नहीं है, मानस कहाँ कहाँ, इंट्रा इंट्रा बाउंड्री रिवर है ना, भूटान से आती है इधर, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ना। तो ये जेमू ग्लेशियर तो नहीं है इसका। तो 1 2 एंड क्या हो जाएगा, 4, है ना, आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपीएससी पूछता है ग्लेशियर, रिवर्स, स्पेशली जो एनसीईआरटी में है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है रिवर्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर से पढ़ना, है ना। आगे बढ़ते हैं। वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट, तो जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, आपने देखा होगा सर्दियों में जब आप सुबह उठते हो तो जो घास होती है उस पर ड्यू होती है ना। तो ड्यू क्यों बनता है, कंडेंसेशन से बनता है ना, कंडेंसेशन से बनता है ड्यू, है ना। अभी ये क्या बोल रहा है, वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट, तो क्लाउडी, जब क्लाउड्स होते हैं बहुत सारे, है ना, तो जब क्लाउड्स होते हैं तब ड्यू क्यों नहीं बनता है ना। क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन,
द अर्थ सरफेस वुड हैव लोअर टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स। लोअर टेम्परेचर होता तो ड्यू बनता ना। क्लाउड्स डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू द ग्राउंड लेवल, तो ये तो बेकार है, डी तो गलत ही है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। तो क्या होता है कि देखो दिन में क्या होता है, दिन में सन जो होता है वो हीट अप करता है ना। बट सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में क्या प्रोसेस होता है, सर्दियों में ये होता है कि भाई जो सन होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है ना, बहुत कम टाइम के लिए होता है सन, ठीक है। और रात लंबी होती है ना, सर्दियों में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है। तो क्या होता है कि जो अर्थ की लैंड है, मतलब अर्थ है, वो हीट जल्दी रेडिएट कर देती है वापस, है ना। हीट जब जल्दी रेडिएट कर देती है तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही लो हो जाता है ना। जब लो टेम्परेचर हो जाता है ना, और फिर जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर जो होता है एयर में, वो जब इस लो टेम्परेचर के आसपास आता है तो वो कंडेंस होता है ना। उसी से ड्यू बनता है ना, उसी से ड्यू बनता है, ठीक है। अभी उससे ड्यू बनता है, आपने देखा होगा ना, जब ठंडी बॉटल निकालते हो अंदर से, है ना, जब ठंडी बॉटल निकालते हो अंदर से, तो इसके ऊपर बार बार पानी आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि कंडेंसेशन हो रहा होता है ना। वैसे ही ड्यू तो बनता है, तो वैसे ही होता है, ठंडी हवा होती है उसमें, ये बाहर का मॉइस्ट एयर जो होती है वो टकराती है बेसिकली, तो ड्रॉप्स बन जाते हैं, है ना। अब हमको चाहिए क्या ड्यू ड्यू बनाने के लिए, कि भाई टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए, मतलब रेडिएशन बाहर जाने चाहिए, रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होने चाहिए, ठीक है। बट क्लाउडी नाइट होती है तो क्या होता है, क्लाउडी नाइट होती है तो क्या होता है कि जो रेडिएशन जा रहे होते हैं ना वो वापस रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही आ जाता है, क्योंकि क्लाउड जो है वो रेडिएशन को वापस भेज देता है। तो अभी इसमें क्या होगा इसका आंसर, कि क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस। नहीं, क्लाउड्स एब्जॉर्ब नहीं करते, क्लाउड्स वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जो टेम्परेचर होता है वो लो नहीं हो पाता है अच्छे से, मतलब इतना नहीं हो पाता है कि कंडेंसेशन हो पाए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी इसका, ठीक है। इसमें लिखा है द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स। वुड हैव नहीं है ना, लो टेम्परेचर नहीं थी इसलिए तो कंडेंसेशन नहीं हो रहा है। लो टेम्परेचर होता क्लाउडी नाइट्स पे तो कंडेंसेशन हो रहा होता और ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं, पर यहाँ तो लिखा है ना ड्यू ड्रॉप्स नहीं बन रहे हैं, है ना। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट द फ्लोइंग विंड, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, और ये भी गलत है, ठीक है। तो क्या होता है, क्लाउड जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं रेडिएशन वापस, तो टेम्परेचर उतना लो नहीं हो पाता है ना। विद रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, है ना। तो माइनर मेजर मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है बहुत, पिछले साल भी पूछा था वैसे, माइनर और मेजर मिनरल्स पे, है ना। तो इंपॉर्टेंट है याद करना माइनर और मेजर मिनरल्स। तो पहला क्या बोल रहा है, सैंड इज़ अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। तो सही है, सैंड इज़ अ माइनर मिनरल, है ना। तो वन अगर सही है तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है ना, तो ये तो हट गया, ऑप्शन से ही हट गए। तो थ्री भी ऑप्शन में सही है ना, तो बस टू पे दिमाग लगाना है, टू पे दिमाग लगाते हैं। क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लाइसेंसेज ऑफ माइनर मिनरल्स बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द रूल्स रिगार्डिंग रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ द माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या ये सही है, तो क्या बोल रहा है कि जो माइनिंग लाइसेंसेस ग्रांट करने की पावर है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट जो रूल्स बनाती है वो सेंटर बनाती है। नहीं भाई, रूल्स कौन बनाती है, स्टेट बनाती है ना। माइनर मिनरल्स की जो ठेकेदारी है वो किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो रूल्स भी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड जब रॉन्ग हो जाता है तो क्या आंसर आ जाता है हमारा, ए आ जाता है ना। इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो खरीफ क्रॉप्स के बारे में पिछले कुछ टाइम का ट्रेंड बताना है। क्या बोल रहा है, एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज़ द हाईएस्ट। तो मान लो अगर नहीं याद है आपको, कैसे कैसे गेस करोगे ये चीज़। तो देखो राइस जो है वो हर जगह बनता है, नॉर्थ में भी प्रेवलेंट है, स्टेपल फूड है, और साउथ में भी है ना, ईस्ट में भी है ना, और वेस्ट में भी है। तो सबसे ज़्यादा तो राइस लोग खाते हैं, है ना। राइस इधर भी खाते हैं, इधर भी खाते हैं, इधर भी खाते हैं। जबकि वीट हो सकता है साउथ इंडिया में कम खाते हो, है ना। नॉर्थ इंडिया में रोटी खाते हैं हम लोग, बट हम लोग राइस भी खाते हैं, बट साउथ इंडिया में राइस बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है ना। तो राइस का कल्टीवेशन हाईएस्ट है, ठीक है। ये लॉजिक से आ रहा है कि एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज़ द हाईएस्ट, सही है। पहला अगर सही है तो ए या डी में से कोई ऑप्शन है, तो थ्री भी सही है, बचता है टू और फोर, है ना। तो थ्री भी सही है, एरिया अंडर द कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। मेरे को तो आइडिया नहीं है, बट ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से थ्री भी सही है ना। उसके बाद एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। अच्छा, और चौथा क्या बोल रहा है,
चौथा ये बोल रहा है एरिया अंडर द शुगर केन कल्टिवेशन हैज स्टेडली डिक्रीज्ड। अब देखो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर द शुगर केन कल्टिवेशन हैज स्टेडली डिक्रीज्ड। स्टेडली मतलब कंटिन्यूस सेम रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, बीच में कम हुआ था, कब 17-18 में कम हुआ था, है ना, फिर बढ़ गया ये, है ना, फिर उसके बाद बढ़ गया, तो ऐसा कंसिस्टेंटली तो डिक्रीज नहीं आया है शुगर केन के कल्टीवेशन में, है ना। शुगर केन से मोलासेस बनता है और उससे बायोफ्यूल और ये सब भी बनते हैं ना, तो शुगर केन के उसमें डिक्रीज तो नहीं आया है ना, डिक्रीज स्टेडली डिक्रीज नहीं हुआ है ना। FRP आता है, FRP याद है जो उसके लिए होता है, शुगर केन शुगर्स जो बेचते हैं इनको मिल्स को, तो सरकार ने उसको भी सब्सिडाइज किया था, है ना, तो कल्टीवेशन कम तो नहीं हुआ है। तो फोर्थ इज़ रॉन्ग, तो बी गया, डी गया और सी चला गया, ऑप्शन में क्या गया, ए, है ना। ऐसे जो ऑप्शन होते हैं ना जिसमें ये लिखा हो कि इट हैज़ स्टेडली डिक्रीज, उस पर थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे मान लो अभी तो इसमें सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स की बात की गई है, कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में फॉर अ डिकेड दिया जाता है 10 साल के लिए। अब भाई 10 साल के लिए कोई भी चीज़ स्टडी बहुत मुश्किल है होना, मतलब मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सिंस लास्ट 10 ईयर्स या फिर फॉर अ लास्ट डिकेड द GDP ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ कंसिस्टेंटली एंड स्टेडली डिक्रीज, है ना, तो वो स्टेटमेंट जनरली गलत होगा। क्यों? क्योंकि 10 साल, देखो 10 साल में क्या होता है ना, मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ, 10 साल में क्या होता है, जो बिजनेस की साइकिल होती है दैट इज़ 7 ईयर्स। तो बिजनेस की साइकिल ऐसे चलती है, बूम आता है, रिसेशन आता है, एंड दिस इज़ मैंडेटरी, मतलब आता ही है ना, तो हर साल में रिसेशन आएगा। तो जो भी 10 साल की बात कर रहा है कि 10 साल में कोई चीज़ स्टडी होगी, तो 10 साल में बहुत ही मतलब मुश्किल है, नेग्लिजिबल है कि कोई चीज़ स्टडी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्पेशली, क्योंकि बिजनेस साइकिल जो है वो बूम पे रहती है, फिर नीचे आती है, 7 साल में रिसेशन आता है, फिर बूम जाता है, फिर रिसेशन आता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ इकोनॉमिकली जो है वो स्टडी नहीं रह सकती पिछले 10 साल में, है ना, इस टाइप से लॉजिक सोचा करो। तो है ना, समझ में आ गया, ये बता रहा था मैं आपको। तो ए इसका आंसर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द बैरन आइलैंड्स वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमको पता है, इंडिया में इकलौता ऐसा एक्टिव वॉल्केनो है अंडमान एंड निकोबार में, दैट इज बैरन आइलैंड्स, है ना, तो ये तो सही है। दूसरा क्या है, बैरन आइलैंड लाइज, ये तो नहीं पता, अबाउट 140 किलोमीटर, अब ये किसको पता होगा, 140 है कि 40 है, चलो रुको इसको इस पर डालते हैं, डाउट पे डालते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, द लास्ट टाइम, अच्छा पहला सही है तो कुछ ऑप्शन में है क्या, अच्छा पहला सही है अगर तो 1 है या फिर 3 है ना, अच्छा 2 पे तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, चलो बढ़िया, 1 है या डी है। थर्ड में क्या बोल रहा है, द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड्स वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये जो डेट है ना 1991, ये ज़बरदस्ती इस ऑप्शन में डाली गई है, क्यों, क्योंकि 1991 पॉपुलर डेट है, LPG रिफॉर्म्स आए थे, है ना, LPG रिफॉर्म्स आए थे, उसके लिए डेट फेमस है 1991, है ना, तो उस टाइम ही ज़रूरी थोड़ी बैरन वॉल्केनो इरप्ट हुआ और उसके बाद बोला उसके बाद एक बार भी इरप्ट नहीं हुआ है ना। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन जो होते हैं ना वो जनरली गलत होते हैं और फंसाने के लिए दिए जाते हैं आपको, ताकि आप देखो कि हाँ 1991 फेमस डेट है, क्या पता UPSC ने डाला हो, है ना, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। फेमस डेट किसके लिए है, LPG रिफॉर्म्स के लिए, है ना। बैरन आइलैंड वॉल्केनो ने इरप्ट हुआ था उस टाइम, और ऐसा भी नहीं, मतलब हुआ भी होगा अगर तो उसके बाद बोला इट हैज़ रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन, नहीं भाई इनएक्टिव नहीं है उसके बाद, क्योंकि फ्रीक्वेंटली इरप्ट होता है, 3-4 बार इरप्ट हो चुका है उसके बाद भी, है ना। तो थर्ड इज रॉन्ग, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए, है ना, समझ में आया। तो ये थे गाइस आज के MCQs। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर सो पेशेंटली। फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.talemanway.com। प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू एंड एक्सप्लोर आवर यूट्यूब। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए हार्ड वर्क करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।